हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अगले सेगमेंट में बात करेंगे। पीछे क्लास में हमने बात किया था कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ, दूसरा इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के अलावा हमने ये भी समझा था कि सीपी और सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी बोलूँ या मोलर हीट कैपेसिटी बोलूँ, उसके बारे में भी हमने बात किया था और अच्छे से बात किया था, डिटेल में बात किया था। ठीक है। दूसरा ये सेगमेंट था मोलर हीट कैपेसिटी के बाद अगर मैं जाऊँ तो सीपी सीवी का रिलेशन हो गया अच्छे से। उसके जस्ट बाद अगर मेन टॉपिक में बोलूँ फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड अगर बातें हो और मेन टॉपिक बोलूँ तो मेन टॉपिक क्या है समझेंगे। मेन टॉपिक है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन प्रभाव बोलिए, जूल थॉम्सन इसको थ्योरम भी बोलते हैं और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की जानकारी भी बोलते हैं। तो मैं अभी जूल थॉम्सन इफेक्ट लिखा हूँ, हिंदी में जूल थॉम्सन प्रयोग भी बोला जा सकता है। तो जूल थॉम्सन प्रयोग या जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है, इनके बारे में हल्का सा हम लोग बात करते हैं। देखिएगा कि मान लीजिए हम किसी गैस को प्रक्रम रुद्धोष्म में रखते हैं और रुद्धोष्म में उसे प्रसारित करते हैं, है ना। प्रसारित करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि एक सेंटेंस लिख देता हूँ, किसी गैस को ये इसका जो इफेक्ट है ना उसका सबसे पहला डेफिनेशन, किसी गैस को रुद्धोष्म रूप से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, प्रसारित करना मतलब उच्च दाब से निम्न दाब ही है। रुद्धोष्म रूप से उच्च दाब से निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाए, प्रसारित किया जाए तो गैस का तापमान ठंडी हो जाती है। गैस का तापमान ठंडी हो जाती है या तापमान गिर जाता है, सॉरी, तापमान कम हो जाता है या गिर जाता है। ये जो सेंटेंस लिखा हूँ इसी सेंटेंस को ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। मैं इंग्लिश में क्या लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर देता हूँ कि व्हेन एनी गैस इज expanded adiabatically from high pressure to low pressure, then temperature of gas decreases. ये लीजिए, ये है जूल थॉम्सन इफेक्ट का बेसिक वन सेंटेंस डेफिनेशन। ठीक, क्या बोला जा रहा है उसको देखिए। जब भी हम किसी गैस को एडियाबेटिक कंडीशन में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करते हैं, उच्च दाब निम्न दाब बोलने से ही समझ में आ जाता है प्रसार हो रहा है ना, क्योंकि दाब कम हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब ये प्रसार हो रहा है। तो प्रसार हो रहा है कहने मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। तो गैस का जो गैस है वो तापमान उसका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। या ऐसा लिख सकता हूँ कि व्हेन एनी ऑफ द गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एडियाबेटिकली, देन गैस बिकम कूल, गैस ठंडी हो जाती है, गैस का तापमान गिर जाता है। यही जो प्रभाव है उसी को हम लोग जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, और जूल थॉम्सन प्रभाव में ये सब चीज़ें दिखाई देता है। अब इसकी स्टडी की बात आती है कि कैसे इनको समझा जाए।
कि जूल थॉम्सन प्रभाव को और कैसे समझिए, क्या कारण है, ये क्या प्रयोग है। तो पहले आप समझिए, इसके कारण को समझाता हूँ पहले, है ना, कारण को, रीज़न कि क्यों ऐसा हुआ, ये गैस ठंडा क्यों हो जा रहा है। तो उस गैस के ठंडा होने की घटना को एक रीज़न के पॉइंट में समझा देता हूँ, कारण समझेंगे कि पहले तो प्रोसेस क्या है भी, एडियाबेटिक है। प्रोसेस का नाम क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक हिंदी में रुद्धोष्म, आप लोग समझते हैं हिंदी में रुद्धोष्म। तो इस प्रोसेस में आप जानते हो Q जो चेंज होता है, उष्मा चेंज, हीट चेंज, वो जीरो होता है। हीट चेंज जीरो होता है ना, हीट जीरो नहीं होता है, हीट चेंज जीरो होता है। मतलब उष्मा ना तो लिया जाता है ना तो दिया जाता है बाहर। तो इस प्रोसेस में अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाता हूं तो आप जानते हैं क्या होता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। अब ये जो ऊपर का एडियाबेटिक कंडीशन है उसको आप लोग इस फर्स्ट लॉ में पुट करिए। तो फर्स्ट लॉ में जब पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, तो डेल्टा U इक्वल्स टू ये हो गया जीरो और इक्वल्स टू प्लस W है। तो यहाँ ये जो W दिख रहा है आपको, है ना, ये W दिख रहा है, तो W दिख रहा है वहाँ तक ठीक है, W दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या जानते हैं, काम हो रहा है, काम हो रहा है। अब वर्क डन ऑन दी सिस्टम है कि बाय दी सिस्टम है वो तो बात की बात, लेकिन काम तो हो रहा है। और ये भी पता चल रहा है हमको कि काम में ये इंटरनल एनर्जी ही यूज होगा। मतलब कोई भी सिस्टम इस समय अपना आंतरिक ऊर्जा का ही उपयोग करके काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से ना तो उष्मा मिल रहा है, ना ही वो बाहर उष्मा दे रहा है, कहने, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो काम किससे होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से होगा। यही जो पॉइंट है वो फर्स्ट लॉ है। लेकिन अब समझिए कि अब कैसे हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जो प्रसार कार्य है वो कैसे होता है, उनको थोड़ा सा समझिए। प्रसार कार्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सपेंशन वर्क बोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन वर्क, एक्सपांशन वर्क कैसे होता है, एक्सपांशन वर्क को हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, वर्क डन, सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या मतलब, तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य। अब बताइए तंत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब रिलीज होता है, मतलब सिस्टम से बाहर निकल रहा है, सिस्टम में कमी आ रही है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको माइनस चाह रहा हूँ W को, तो डेफिनेटली ये माइनस है तो ये भी, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तो अब इसमें अगर सामने माइनस लगा देता हूँ, सपोज करो यहाँ सामने माइनस लगाया तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम से वर्क रिलीज हो रहा है या सिस्टम से वर्क माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी माइनस आएगा। तो सीधा सा बोल सकता हूँ यहाँ तंत्र द्वारा जो सिस्टम द्वारा काम होता है उस काम में आंतरिक ऊर्जा में गिरावट आती है, आंतरिक ऊर्जा में गिरावट आती है। और आंतरिक ऊर्जा में गिरावट मतलब ताप में भी गिरावट, क्योंकि जो टेम्परेचर स्केल है वो एक तरह का इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट है और वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब कारण में अगर एक लाइन में बोलूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, और चूंकि यहाँ पर प्रसार कार्य है तो वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसका मतलब माइनस साइन होता है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी माइनस में होगा, कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी में गिरावट आएगा, और इंटरनल एनर्जी ही ताप द्वारा दर्शाया जाता है, तो टेम्परेचर भी गिरता है और गैस ठंडी हो जाती है। जितना भी क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर है ना, AC वगैरह, उन सब में ये कंप्रेशर लगा होता है। वो कंप्रेशर यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर को कंप्रेस एक तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, समझ लीजिए। एक तरफ एक्सपेंशन बोल सकते हैं, दूसरे सेंस में कंप्रेशन। तो ये जो रेफ्रिजरेशन का काम है वो एसिलेटर, एक तरह से एयर कंडीशनिंग का काम है, उन सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जूल थॉम्सन इफेक्ट का। अब हम लोग इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की और बात करेंगे, अभी इतना में समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट करें।
देखिए जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में अब सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो हो गया है, पर क्या है इफेक्ट इतना ही समझे हैं, क्यों टेम्परेचर गिरता है गैस का ये समझे हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट को किस एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया। तो यहाँ पर जूल थॉम्सन इफेक्ट के बाद मैं जस्ट बात करूँगा जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट इस तरह से बात करता हूँ, ठीक है भाई। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, कई बार इसको पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। हाँ, समझेंगे। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट हिंदी में सरंध्र प्लग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। सरंध्र प्लग प्रयोग, ठीक है भाई, सरंध्र प्लग प्रयोग ये भी कहा जाता है। दूसरा ये है सिचुएशन कि सरंध्र प्लग एक्सपेरिमेंट में एक पिस्टन लिया जाता है। सपोज ये पिस्टन है, ठीक है, और इस पिस्टन में बीच में एक पोरस दीवार है, एक पोरस दीवार है। और इस दीवार में आप देखेंगे तो पोरस दीवार में मैं दो तरह से दिखा रहा हूँ। मान लो पिस्टन भी इस स्थिति पर है, अपने मैक्सिमम वॉल्यूम पर की स्थिति में पड़ा हुआ है। ये लीजिए, इस तरह से पिस्टन यहाँ पर है। अब यहाँ का जो वॉल्यूम और दूसरा जो एक राइट साइड भी पिस्टन है, तो राइट साइड का पिस्टन अभी एकदम इस पोरस प्लग से अटैच है, लटका हुआ है, टिका हुआ है पूरा। समझ लीजिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं है ना। थोड़ा सा स्पेस जरूर दिखाया हूँ, वो अलग दिखाने के लिए दिखाया हूँ, बाकी कोई स्पेस यहाँ पर नहीं है, ये समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर, यहाँ का प्रेशर अभी P1 है और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और यहाँ जो V2 है फिलहाल 0 है, और ये P2 प्रेशर है, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम है। हमने एक्सपेरिमेंट पूरा किया, और एक्सपेरिमेंट पूरा किया तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट होने के बाद का जो स्थिति है वो इस तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो पोरस प्लग है वो अब इधर का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 हो गया है, और इस तरह से पूरा ये पिस्टन यहाँ तक पहुँच चुका है। नेक्स्ट में ये फुल वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है, और फुल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के बाद ये पिस्टन हमको इस जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे, अगर मैं बोलूँ यहाँ V1 वॉल्यूम क्या है, तो V1 वॉल्यूम शुड बी 0, है ना, क्योंकि पूरी तरह हमने कंप्रेस कर दिया। जो राइट साइड का जो वॉल्यूम है वहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो V2 बोलेंगे उसको। V2 वॉल्यूम यहाँ पर 0 नहीं है, केवल V2 लिखता हूँ। पहले 0 था, अब वो 0 नहीं है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम में है, अब आ गया है राइट साइड। फिर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है। तो जब हम इस पोरस प्लग की बात करते हैं तो पोरस प्लग एक ऐसा डिजाइंड प्लग है जिसमें अगर दाब नहीं लगाओगे तो वो गैस को सेपरेट रखेगा। दाब से अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो गैस को इधर से उधर पास होने देगा, मतलब ऑन प्रेशर वो गैस का ट्रांसपोर्ट कर सकता है अपने थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या प्रूफ होगा उसको जरा देखिएगा। मैं यहाँ पर प्रूफ करने की कुछ कोशिश करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ये एकदम तय चीज़ है। हाँ, अब उससे समझते हैं क्या करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या वर्क हुआ, टोटल वर्क निकालना चाह रहा हूँ। लेफ्ट साइड में क्या वर्क हुआ, इस लेफ्ट साइड को देखिए, तो वर्क का एक ही फॉर्मूला है -P1 और V डेल V। तो डेल V में V2 है 0 माइनस V1, ये लीजिए ऐसा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वर्क इन लेफ्ट साइड, तो यहाँ -P माइनस क्या हो गया प्लस P1 V1 होगा, सही है। इसका आंसर ये होगा P1 V1, ये लेफ्ट साइड का है। अगर कोई हमको राइट साइड का वर्क पूछे तो देखेंगे वर्क राइट साइड इक्वल्स टू, यहाँ प्रेशर अगर राइट साइड का लगाएं तो प्रेशर क्या होगा माइनस तो रहेगा ही P एक्सटर्नल वाला,
और V2 क्या है, यहाँ V2 है, और माइनस V1 क्या है, यहाँ 0 है। तो ये ओवरऑल साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस P2 V2 होगा। सही है ना भाई। अब हमको टोटल वर्क पूछे, हम दोनों को जोड़ के टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं। तो ध्यान देना, टोटल वर्क इक्वल्स टू WL प्लस WR होगा। और ये भी हमको पहले से पता है कि टोटल वर्क यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज को कैसे दिखा सकता हूँ, U2 माइनस U1 डेल्टा U, और इक्वल्स टू हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है भाई। अब एक काम और करिए कि U2 को और यहाँ U2 को इधर रखिए, ये P2 वाला और 2 वाले टर्म को एक साथ रखिए, 1 1 वाले टर्म को एक साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखेंगे, U2 इसको इधर भेजिए प्लस P2 V2 है ना, इक्वल्स टू, ये तो प्लस है ही, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, U1 प्लस P1 V1 इस तरह। और ये देखो एक एंथैल्पी का फॉर्मूला है ना, और ये एंथैल्पी का फॉर्मूला, और H बस लिखता हूँ, चेंज नहीं, ये एंथैल्पी फॉर्मूला। और तो साफ साफ हमको क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसको एक साथ सॉल्व करूँ तो डेल्टा H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब डेल्टा H इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे दो चीज़ प्रूफ हुआ कि जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो आइसोएंथैल्पिक है। कहने का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य है। तो हेंस द प्रोसेस इज आइसोएंथैल्पिक, हिंदी में सम एंथैल्पिक। यह प्रोसेस कैसा है, सम एंथैल्पिक है। कहने का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य है, एंथैल्पिक है, ये प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक है। अच्छा एक चीज और, जब हम आइसोएंथैल्पिक बोलते हैं तो आइसोएंट्रोपिक भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आइसोएंट्रोपिक भी है, क्योंकि एंथैल्पी से ही एंट्रोपी परिवर्तन पता चलता है। आइसोएंट्रोपिक सम एंट्रोपिक भी है, सम एंट्रोपिक है ना, क्योंकि जो एंट्रोपी यहाँ पर बाई चांस लिख दे रहता हूँ, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी के लगभग होता है। इसलिए कि अगर भाई ये डेल्टा एच शून्य है यहाँ, तो डेल्टा एच भी शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसो एंथैल्पिक के साथ साथ आइसो एंट्रोपिक भी है। अब ये एक्सपेरिमेंट पूरा प्लग एक्सपेरिमेंट बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रूफ करके दिया कि प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ये सरल प्लग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अगर ये इस नाम से पूछ दे या प्रूफ करो कि ये आइसो एंथैल्पिक है, आइसो एंट्रोपिक है, सब पूछे तभी इसको बनाना है ना। और छोटे मार्क्स में आता है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को समझाइए, तो फिर पुराना डेफिनेशन और इसको बना दिए, रोक दिए। ठीक है, अब इसके तीसरे स्टेप में चलता हूँ, है ना। तीसरे स्टेप क्या है उस पर बात करते हैं, पहले आप इतना क्लियरली नोट करें अच्छे से। अब बारी आती है कि जूल थॉमसन इफेक्ट तो समझ गए कि जब हम किसी गैस को एडियाबेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करेंगे तो गैस ठंडी होगी। लेकिन वो ठंडी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है प्रेशर के रेस्पेक्ट में। वो ठंडा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। प्रेशर लगा रहे हैं तो ठंडा हो रहा है, ठीक है। प्रेशर लगाने पर गैस ठंडा हो रहा है, पहला चीज़। प्रेशर लगाने पर गैस ठंडा हो रहा है, एक चीज़ हमको क्लियर हो गया है। लेकिन अब बारी आती है कि कब कितना ठंडा होगा। अगर मैं गैस बदलता हूँ तो कितना ठंडकता में कमी आ जाएगी, है ना। हाइड्रोजन रखूँगा तब कितना आएगा, हीलियम रखूँगा तो कितना आएगा, नाइट्रोजन रखूँ तो कितना ठंडक आएगा। ये सब अब हमको किसकी ओर इशारा कर रहा है, अब इशारा कर रहा है कि हम मात्रात्मक अध्ययन करें। कहने का मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी करें। क्वांटिटेटिव स्टडी में हम बता सकें कि कितना परिवर्तन आया। तो अब ऐसा कोई पैरामीटर की तलाश यहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है, पैरामीटर की तलाश की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो हमको मात्रात्मक रूप से जूल थॉमसन प्रभाव को अध्ययन करने में मदद करे, स्टडी करने में मदद करे। तो उसी पैरामीटर का नाम है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, हिंदी में जूल थॉमसन गुणांक। क्या होता है जूल थॉमसन गुणांक समझेंगे। पहले तो इसे म्यू से दर्शाते हैं,
म्यू, और शॉर्ट में यहाँ सुपरस्क्रिप्ट लिख देते हैं जे डॉट टी डॉट ऐसे। और ये होता क्या है, ये एक्चुअल में हम गैस को ठंडा होता है बोलते हैं, तो ये बोलता है तापमान में गिरावट, है ना, तापमान में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। और पूरा प्रोसेस क्या है, आइसो एंथैल्पिक है, तो एंथैल्पी कांस्टेंट। इस पॉइंट को ही हम जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। तो जूल थॉम्सन गुणांक में आप देखना ताप में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो एक शब्द में अगर बोलूँ तो म्यू जे टी क्या है, म्यू जे टी कांस्टेंट एट कांस्टेंट एंथैल्पी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज म्यू जे टी। हाँ, हिंदी में बोलूँ तो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन को ही हम जूल थॉम्सन गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना जूल थॉम्सन गुणांक का आगे जब जाओगे तो एक फॉर्मूला डिराइव होगा। अब वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हम बात करते हैं। फॉर्मूला डिराइव होता है, फॉर्मूला होता है -1/Cp, फिर डेल्टा, यहाँ से डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये ऐसा फॉर्मूला आता है। ठीक है भाई, हाँ, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये जूल थॉम्सन गुणांक का डेरिवेशन सहित गणितीय परिभाषा हो गया। हाँ, ये डेरिवेशन सहित पूरा गणितीय परिभाषा जूल थॉम्सन गुणांक का हमने यहाँ पर दिया है। बारी आती है, कभी कभी पूछ देता है इसको डिराइव करो ऐसा, है ना। सीपी आप जानते हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल पी प्रेशर चेंज, टी कांस्टेंट यहाँ लिया है ना। तो अब सर सोचते हैं इसके डेरिवेशन पर। सबसे पहले कहाँ से लूँगा, एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ, एंड इस सेंटेंस से शुरू करूँगा तो डिराइव हो जाता है ऑटोमेटिक। एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ। हिंदी में क्या लिख सकते हो, एंथैल्पी टेम्परेचर और ताप और दाब का फलन है। फलन मतलब ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में टी कॉमा पी, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं। ये बताता है कि एंथैल्पी ताप और दाब का फलन है। कहने का मतलब ये हुआ एंथैल्पी का मान ताप पर भी और दाब पर भी डिपेंड करता है, दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, चर राशि पर डिपेंड करता है। तो इसका जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं, कंप्लीट मतलब पूर्ण अवकलन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कहने का मतलब पूर्ण अवकलन करेंगे, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है उसको जरा देखिए। कंप्लीट डिफरेंशिएशन पूर्ण अवकलन, देखिए क्या मिलता है भाई, डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये निकालना होता है पूर्ण अवकलन का मतलब। अब यहाँ देखें क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एक बार में, है ना, और कांस्टेंट हम कर देंगे पी, पहले पी को कांस्टेंट करो, टी के सापेक्ष करो, और इनटू कर देते हैं डेल टी ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और दूसरा हिस्सा और करना पड़ता है, डेल्टा एच अपॉन, अब उल्टा करो, डेल्टा पी और कांस्टेंट क्या रहेगा टी, और जिससे नीचे डिवाइड किया वही यहाँ पर सामने मल्टीप्लाई। ये पूर्ण अवकलन, ये गणित है, ये मैथ्स है, बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है। तो अब इसमें क्या, इसमें कुछ जानकारी वाली चीज़ें हैं तो बताइए, है ना। कुछ अगर आप जानते हैं तो उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या जानते हैं भाई, मेरे ख्याल से एंथैल्पी चेंज टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में और एक कांस्टेंट प्रेशर, ये ना सीपी है, ये सीपी है, पहले से बता दूं ये एक्चुअल में सीपी है। तो सीपी को मैंने लिख दिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी पी। चलिए ये तो समझ में आ रहा है। हमको इस डेल्टा एच की जगह में ऐसा कुछ चाहिए, तो एक काम करते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इधर राइट साइड लिख देता हूँ, क्या करूँगा, प्रेशर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा एक काम और कर लो, ये लंबा हो रहा है, हम लोग तो पहले से देखो एक गलती हो रही है, ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत
नहीं है। क्या सुधारना देखिए, अब आप जानते हैं कि प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक है। प्रोसेस कैसा है? आइसोएंथैल्पिक। प्रोसेस इज आइसोएंथैल्पिक। प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक है। आइसोएंथैल्पिक मतलब डेल्टा एच 0। तो पहले डेल्टा एच 0 लगाइए, फिर सोचते हैं, है ना भाई। डेल्टा एच पहले 0 लगाते हैं, फिर सोचते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, देखो राइट साइड में क्या है, Cp dt एक हिस्सा प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल पी और एक कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल पी, ऐसा है। अब एक काम करते हैं, दोनों के हिस्से को अलग अलग कर देते हैं, है ना। दोनों के हिस्से को अलग अलग कैसे करें भाई? इसको देखना, किसी भी एक तरफ माना जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान देना भाई। माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी, ये लीजिए मैंने ऐसा लिखा। कोई गलत नहीं है, घबराइएगा नहीं, है ना, गलत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, कोई गलत नहीं है भाई। इसको वही दिख रहा है, लेकिन मैं इसको समझ ये लो कि इसको उधर किया हूँ, हाँ। तो फिर माइनस साइन किसी एक तरफ आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा, इधर आएगा। तो भाई माइनस को इधर उधर किया जा सकता है। अब देखिए, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि dt में नीचे में dp लाना चाह रहा हूँ, तो dt अपॉन dp कर दिया, ठीक है। अब ये जो किस कांस्टेंट पर बोलूँगा, आइसोएंथैल्पी बोला हूँ तो आइसोएंथैल्पी लगा देता हूँ। Cp को उधर लेना चाह रहा हूँ, तो माइनस में 1/Cp कर देता हूँ, और बाकी जो बचा है उसको एज इट इज़ यहीं पर रहने दो। ये लीजिए, क्या हो जाएगा ये। अब आप बताइए, यही है क्या म्यू जेटी? आ गया भाई म्यू जेटी, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है वो आ गया, तो डिराइव हो गया, कहने का मतलब डिराइव हो गया है। तो जूल थॉम्सन गुणांक को हम जनरल फार्मूला में ऐसा दिखा सकते हैं। अब जूल थॉम्सन गुणांक को हम लोग जब दूसरे सेंस में बात करते हैं, दूसरे सेंस कहने का मतलब ये है कि रियल गैस, आइडियल गैस, तो फिर इनके वैल्यू में परिवर्तन दिखाई देगा। तो पहले अब हम ये इतना नोट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके रियल और आइडियल गैस के लिए क्या क्या वैल्यू आ सकता है। 3 स्थितियाँ बनती हैं, उनकी भी बात करेंगे। ध्यान दें, जूल थॉम्सन गुणांक का फॉर्मूला ये हमने डिराइव कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए, 2 कंडीशन में बात करता हूँ। पहला कंडीशन फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए। तो आदर्श गैस के लिए इतना याद रखिएगा कि आदर्श गैस या फॉर आइडियल गैस और क्या होता है, और दूसरा फॉर रियल गैस क्या होता है। फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, आइडियल गैस और फॉर रियल गैस। हाँ, ध्यान देना, आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी का वैल्यू आता है 0, है ना। क्यों, अभी समझाता हूँ। और रियल गैस के लिए इसका जो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। रियल गैस के लिए म्यू जेटी जो वैल्यू आता है उसका फॉर्मूला एक और दे देता हूँ। ये प्लस में हो जाता है 1/Cp ब्रैकेट में 2a अपॉन RT माइनस B, ये एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर रियल गैस है ओनली, और ये आइडियल गैस है। तो आप देख रहे हैं 2 स्थितियां संभव है। अब ये डेरिवेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इसको थोड़ा जंप किया हूँ। पहले आप इसका इतना लिखेंगे। हाँ, यहाँ 0 कैसे, आप जानते हो ये आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल में एंथैल्पी चेंज NCV/dt से 0 ही आता है, तो ये 0 तो पूरा 0, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर बात करूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से दोनों संभव है, हालांकि ज़्यादातर म्यू जेटी वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। तो ये म्यू जेटी पॉजिटिव हो सकता है और म्यू जेटी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, हालांकि नेगेटिव रेयर है। और यहाँ 0 है। 0 जब होता है तो याद रखिएगा, गैस ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। गैस ना तो गर्म होता है ना तो ठंडा होता है। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख देता हूँ, गैस नाइदर बी कूल्ड नॉर हीटेड। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, गैस ना तो गर्म होती ना ही ठंडी होती है। गैस
न तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। मतलब कोई इफेक्ट नहीं है इस केस में, ना ही गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। इस स्थिति में हम किस पर बात कर रहे हैं? जूल थॉम्सन प्रसार के बाद क्या होगा ये बात कर रहे हैं। पॉजिटिव जब होता है तो गैस ठंडी होती है, गैस ठंडी होती है ना। यहाँ इसका मतलब एक्चुअल जूल थॉम्सन इफेक्ट हमको यही मिलता है, गैस बिकम कूल्ड, गैस बिकम कूल्ड, गैस ठंडी होती है। कब? जब पॉजिटिव आता है तब। नेगेटिव केस में गैस उल्टा गर्म हो जाता है, गैस गर्म हो जाती है, गैस गर्म हो जाती है ना। गैस बिकम वार्म्ड, गैस बिकम वार्म्ड, गर्म हो जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं बोला गैस ना तो गर्म होती ना ही ठंडी होती है, यहाँ पर गैस ठंडी हो जाती है और यहाँ पर गैस गर्म हो जाती है। ये तीन स्थितियाँ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जूल थॉम्सन इफेक्ट से रिलेटेड बातें हो गई है। चलिए नोट करें इसको। जब हम जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और गैस के ठंडे होने और गर्म होने की घटना को सोचते हैं तो वहाँ पर एक नया तापक्रम का इंट्रोडक्शन होता है, वो उसका नाम है व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर, उसको समझते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर ये है कि इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा बोल सकते हो कि जिस समय कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे उस ताप को हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। उसके ऊपर और नीचे दोनों में क्या होगा, इफेक्ट पूरा उल्टा होता है। अगर हम उसके नीचे बात करेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, वह ताप जिस पर गैस ना तो गर्म होती ना तो ठंडी होती, इसका मतलब वो परफेक्टली आइडियल होता है। लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे बात करोगे तो जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉलो होता है, मतलब गैस ठंडी होती है, जबकि ऊपर बात करोगे तो गैस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या है पहले इसको समझिए। टेम्परेचर एट विच गैस बिकम आइडियल, गैस बिकम आइडियल है ना, नोन एज TI। गैस बिकम आइडियल मीन्स नाइदर कूल्ड नॉर हीटेड, है ना। यहाँ पर न तो गर्म होता है न तो ठंडा होता है। तो वह ताप, हिंदी में लिख सकता हूँ, वह ताप जिस पर गैस आदर्श व्यवहार दर्शाता हो, आदर्श व्यवहार दर्शाता है। और इसके ऊपर जाओगे तो व्यवहार बिल्कुल उलट जाता है उसके नीचे के व्यवहार से, तो इसे इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन मतलब पलट जाना। ठीक है, अब क्या घटना हो रही है उसको कैसे इसको जज करें, उसको देखिए। अच्छा, इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब समझिए, या पहले इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में हल्का सा बात करते हैं। ये रियल गैस के लिए प्रूव करेंगे। तो इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर मैं T को TI की इक्वल कर दूँ, इफ T इक्वल्स टू TI, देन म्यूजेटिव क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो इसको जो रियल गैस के जो म्यूजेटी का फॉर्मूला है ना, उसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि म्यूजेटी रियल गैस वाला इक्वल्स टू 1/Cp था क्या, प्लस में, और ब्रैकेट में 2A/RT माइनस B, यही था फॉर्मूला। अब हम इसमें रख दिए हैं इसको। ठीक है भाई। अब इसमें रखने के बाद T को हम क्या कर दिए हैं, अब देखो यहाँ 0 रखूँगा अगर, तो 1/Cp और ब्रैकेट में 2A/RT की जगह में मुझे TI करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर 0 कर दिया हूँ, मतलब आइडियल गैस लगा दिया हूँ, तो इधर T को TI करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए, इसको इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 2A/RTI माइनस B, इसको इधर भेज दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर जरा देखें, B इक्वल्स टू 2A/RTI। ठीक है, और RTI का यहाँ TI का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 2A/RB,
ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला, और ए और बी क्या होता है अभी, वंडर वाल कांस्टेंट रियल गैस का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल गया, चलिए एक फॉर्मूला तो निकल गया। अब बात आती है ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर के इंट्रोडक्शन से 3 कंडीशन जनरेट होता है। क्या हुई जरा समझिए, 3 केसेस, 3 केस बनते हैं, 3 केसेस। पहला, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर, और हर गैस का एक फिक्स इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर और आपका एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, दोनों टाइप के टेम्परेचर का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो 3 केसेस डेवलप होते हैं। तो व्हाट आर द 3 केसेस? 3 केसेस आर, फर्स्ट, इफ इन्वर्जन, ऐसे लिखता हूँ, टी एक्सपेरिमेंटल, इसका मतलब ये हुआ हम जिस ताप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इज लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर, हम नीचे कर रहे हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर जो वैल्यू है उसके नीचे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा केस, इफ टी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू टी आई, ये तो हम जान ही चुके हैं। और तीसरा केस, टी एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन टी आई, इसका मतलब हम टी आई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पहला बीच वाला केस को पहले सॉल्व करते हैं। इस केस में जब दोनों बराबर रहोगे तो क्या गैस क्या होता है, आइडियल गैस हो जाएगा, आइडियल। और गैस ना तो नो हीटिंग नो कूलिंग, हाँ इतना तो हिंदी में समझ जाएंगे हिंदी वाले, नो हीटिंग नो कूलिंग, यहाँ पर ना तो ठंडा होगा ना ही गर्म होगा, ये इसका स्थिति है। और म्यूजिटी इस समय क्या होता है, म्यूजिटी की वैल्यू इस समय 0 होता है, ये हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अगर हम हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा नीचे एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ गैस कूल होता है, गैस रियल होता है, पहले तो रियल गैस में होता है, और गैस क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, यहाँ कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडा होता है गैस। और म्यूजिटी क्या होता है भाई, म्यूजिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, म्यूजिटी की वैल्यू पॉजिटिव होता है। फिर तीसरा बात करता हूँ, यहाँ पर भी गैस रियल ही होता है, रियल गैस ही होता है, लेकिन बहुत रेयर एग्जाम्पल है, और गैस कूल होने के बजाय हीट होने लगता है, हीटिंग इफेक्ट दिखता है, और म्यूजिटी यहाँ पर नेगेटिव होता है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम में मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम में मिलता है। और यही उसका कारण है हाइड्रोजन और हीलियम का कि क्यों वो हीटिंग इफेक्ट देता है। तो आप बताइएगा, उसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है माइनस में होता है, -80 डिग्री एक का -240 डिग्री सेल्सियस। तो इतना कम होने के कारण उसके नीचे जाके एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं हो पाता। हमेशा एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है भाई, इस रूम टेम्परेचर पर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे करोगे और वो माइनस में इन्वर्जन टेम्परेचर रखा है, तो हमारा रूम टेम्परेचर उस माइनस से हमेशा ऊपर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, हम एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर हमेशा इसमें ऊपर ही रख पाते हैं, नीचे नहीं जा पाते, इसलिए ये हमेशा गर्म हो जाता है ना। यहाँ गर्म होने का मतलब यही है। और दूसरा चीज़ मैं क्यों बोला, क्योंकि इसका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम, एक का होता है हाइड्रोजन का -80, तो हीलियम का हो जाता है -240 डिग्री, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ। तो डिग्री सेल्सियस में भी इतना कम वैल्यू होने के कारण यहाँ पर ये हीटिंग इफेक्ट देता है। ठीक है भाई, तो ये कारण बताओ में आता है। अब ये 3 केसेस मैंने इसके अकॉर्डिंग डेवलप किया, 3 केसेस पीछे भी डेवलप किए थे। तो यहाँ से समझिए ये उत्क्रमण ताप की घटना भी एक समराइज हो गया। तो इसी के साथ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह हमने हर पहलू को सोचते हुए काम कर लिया है। हाँ, एक डेरिवेशन को अवॉइड किया हूँ, और वो डेरिवेशन क्या है, रियल गैस के लिए ये इक्वेशन निकालना है ना। उसको एग्जाम में आओगे तब देखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, चलेगा, काफ़ी है। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में इतना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।